और डिवीजन करेंगे, ठीक है। देखो इसमें पहला टॉपिक है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब लाइट, हीट, रेडियो वेव, ये सारे इसमें आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो पहला पॉइंट है नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू मूव। सेकंड है स्पीड इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 meter per second। Consist of both electric and magnetic फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा इस डायरेक्शन में होगा, मतलब कितने का एंगल होगा 90 डिग्री का। एक बार देख लीजिए फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो इसको मीडियम नहीं चाहिए मूव करने के लिए, दूसरा इसका स्पीड वैक्यूम में 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होता है, थर्ड है इसमें बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। तीनों एक दूसरे क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब कैसे होगा, ऐसे होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या है डायरेक्शन ऑफ वेव, मतलब देखो लाइट जा रही है तुम्हारी तरफ, तो लाइट अगर तुम्हारी तरफ ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा। तीनों एक दूसरे क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। आपके पास फोर्थ पॉइंट है इट इज ट्रांसवर्स वेव। कौन सा वेव है ट्रांसवर्स। अब अगर इसको नोट कर लिया तो दोनों तो कर लिया। जितने भी संडे है उसमें हम 2 घंटे पढ़ेंगे, एक चैप्टर पूरा रिवाइज करेंगे। चल रही है भाई, चल रही है। अबे तेरा टाइम कोई बात नहीं, 7 से 10 क्लास लगेगा, 3 घंटे की क्लास लगेगा। कर लिखी लिख लिया? यस सर। लिख लिया तुमने? यस सर। देखो आप अच्छी तरह से देखेंगे ट्रांसवर्स
क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव को अगर हम शो करें इसमें फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, क्रेस्ट, ट्रफ, अब देखो ये हमारा जो मैक्सिमम हाइट है, ये जो मैक्सिमम हाइट है या मैक्सिमम डेप्थ है, इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। इट इज maximum displacement of wave from mean position। देखो ये लाइन जो है ना, ये मीन पोजीशन है, मतलब इस लाइन के कितना ऊपर और कितना नीचे जा रहा है वेव, उसको क्या कहेंगे हम, एम्पलीट्यूड। समझ रहे हो ना? इन दोनों मतलब ये जो क्रेस्ट हैं दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लैम्डा। वेव लेंथ सिंबल है लैम्डा। It is distance between two successive crest or trough। इसका ऐसा यूनिट होता है मतलब आपका ये भी लैम्डा है, दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लैम्डा। दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लैम्डा, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू होता है, एन यू सिंबल है। नंबर ऑफ वेव्स passing through a given point is called frequency। और इसका ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है पर सेकेंड, और इसी को हर्ट्ज बोलते हैं। तो तुम लोग समझ आया फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स। ये भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकंड। एक सेकंड में जितने वेव प्रोड्यूस होंगे उसका क्या कहेंगे आप, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसका यूनिट क्या है, पर सेकंड, सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज। देखो अगर नोट कर लिया हो तो नोट कर लिया, बिठा दूं।
time period in which one wave is produced. T is equal to होता है 1/u। अगर हम देखें स्पीड ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। मतलब C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है। C सिंपल है स्पीड का, न्यू फ्रीक्वेंसी का, और लैम्डा वेवलेंथ। वेव नंबर का सिंबल है न्यू बार। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर मीटर, मतलब 1 मीटर में वेव जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं वेव नंबर, और वेव नंबर इज इक्वल टू होता है 1/लैम्डा। इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला कौन से हो गए? एक तो हो गया T इज इक्वल टू 1/न्यू, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। एक और होता है लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू एम्पलीट्यूड होता है, और वेव नंबर इज इक्वल टू 1/लैम्डा। ये आपके पास फॉर्मूला होगा। इसमें से ए बहुत कम यूज होगा, ये सारे यूज होगा। आरुष मेरा मार्क लगा, मेरा ऐसा मार्क लगा तो हो गया। हम वहां से एक है यहाँ पे। सर वो थर्ड फॉर्मूला क्या लिखा है? लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू एम्पलीट्यूड। लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू एम्पलीट्यूड। नोट कर लिया? यस। रब कर दूं? जो कई बच्चे पूछते रहते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या है। देखो स्पेक्ट्रम का मतलब है कि अगर हमारे पास प्रिज्म है, प्रिज्म से हम व्हाइट लाइट पास कर रहे हैं सोर्स से, डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स व्हाइट लाइट पास कर रहा है, तो ये क्या होगा?
ये हमारा 7 कलर में चेंज हो जाएगा। ऊपर होगा इंफ्रा रेड रेस और नीचे होगा अल्ट्रा वायलेट। ये दोनों इनविजिबल है, मतलब हमें ये देखने में हेल्प नहीं करते, और ये है विजिबल, इसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। आप देखो जरा, हमने व्हाइट लाइट को डायरेक्टली पास कराया है, क्या कराया है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कौन सा स्पेक्ट्रम। अगर हमारे पास जो रंग आ रहे हैं, कलर आ रहा है, ये रेड आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, ब्लू, इंडिगो, 1 2 3 4 5 6 7, यहां मर्जिंग ऑफ कलर, मतलब एट द बाउंड्री एक कलर दूसरे में मर्ज हो जाए, क्या हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। Each color merges into another at the boundary, समझ लो ना। और अगर हमारे पास ऐसा स्पेक्ट्रम हो कि वायलेट है, उसके बाद यहां डार्क लाइन, तब इंडिगो आ रहा है, फिर डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन है, तब ब्लू आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रम। क्या तुम लोग समझ आए कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? इसमें क्या होगा, इसमें मर्जिंग नहीं होगा, सेपरेशन होगा, डार्क लाइन होगी बीच में, दो कलर के बीच में सेपरेशन होगा, एक कलर होगा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद दूसरा कलर आएगा, मतलब थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, और डिस्टेंस क्या रहेगा, डार्क लाइन रहेगा, उसको क्या कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। समझ आ गया? ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो होता है, इसका एग्जांपल है सोलर स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट्स होता है। एलिमेंट्स के जो स्पेक्ट्रम होता है लाइन स्पेक्ट्रम, जैसे हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होगा वो कैसा होगा, लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में भी 7 कलर मिलता है, लेकिन उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। समझ आया? वो गैप क्या होता है, डार्क लाइन होता है। अब हम देखें क्या करें, नोट कर लिया तुमने, नोट करो। ये वाला
विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है? अरे जिस कलर से हम देखते हैं, जिन रंगों को हम देख पाते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम है। देखते हो नहीं, रेनबो में 7 रंग दिखता है, वो विजिबल है। और उसके नीचे अल्ट्रावायलेट दिख नहीं रहा हमें, इंफ्रारेड रेज हमें दिख नहीं रहा। हो गया, रब कर दूं? यस सर। रब कर दूं ना? देखो, आपसे कोई पूछता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, तो आप क्या करो, व्हाइट लाइट, देखो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट को पहले हमने मान लो NaCl सॉल्यूशन से पास करा। अब इस लाइट को हम प्रिज्म से पास करा, तो प्रिज्म से पास कराने के बाद यहां सिर्फ टू येलो लाइंस मिलती है। क्या मिलती है? तो बाकी के रंग कहां गए? NaCl एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब व्हाइट लाइट इज पास्ड through a substance or its solution. White light from source is first passed through a solution of substance, then through prism। यहां क्या आएगा? डार्क लाइन आएगा। ऊपर भी क्या होगा? यहां भी क्या आएगा? डार्क लाइन आएगा। यहां भी क्या आएगा? डार्क लाइन आएगा, क्योंकि जो कलर एब्जॉर्ब हो गए वहां पे क्या आएगा? डार्क लाइन आएगा। तो तुम लोग समझ आया स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है? इमिशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और एक कौन सा स्पेक्ट्रम होता है? कंटीन्यूअस। और दूसरा क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा? गैप होगा। कंटीन्यूअस में गैप नहीं होगा। देखो, अगर हम गामा रेज, एक्स रेज और रेडियो वेव्स इस तरह से हम अरेंज कर दें, लैम्डा इंक्रीजिंग में और फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग में, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक spectrum. मतलब all electromagnetic waves are arranged in the order of increasing wavelength or decreasing frequency. This arrangement is called electromagnetic spectrum. ठीक है? अगर नोट कर लिया हो तो बोलो मिटाओ।
कर लिया नोट? हो गया? अब देखो उस टॉपिक में हम जा रहे हैं जिस टॉपिक की जो टॉपिक हमारा इस चैप्टर के लिए जरूरी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ऑफ रेडिएशन। देखो ये कहता है कि अगर हमारे पास बल्ब है, इससे लाइट आ रही है, तो लाइट आती है फोटोन के फॉर्म में, मतलब पार्टिकल्स के फॉर्म में। लाइट जो मूव करती है किसके फॉर्म में मूव करती है? तो इसी को बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। पहला पॉइंट, रेडिएंट एनर्जीज आर एमिटेड और एब्जॉर्ब in the form of particles। लाइट के केस में पार्टिकल का नाम है फोटोन, और हीट के केस में लाइट का नाम, पार्टिकल का नाम है क्वांटम। कर लिया नोट? और देखो, अगर हम ये कहते हैं कि हमें समझ आ गया, तो समझ तभी आ गया जैसे ही आपसे पूछा जाए कि ये क्वांटम थ्योरी क्या है, तो आइदर इन हिंदी और इंग्लिश हम बोलना शुरू हो जाए कि लाइट में पार्टिकल होता है, हीट में पार्टिकल होता है, मतलब लाइट या हीट पार्टिकल के फॉर्म में मूव करता है, और उस पार्टिकल का नाम क्या होता है? लाइट के केस में क्या होता है? फोटोन। हीट के केस में क्या होता है? नोट कर लिया? सेकेंड पॉइंट है इसका, एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा h न्यू। h इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकंड। अगर हमारे पास n फोटोन हो, तो एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स इज इक्वल टू E इज इक्वल टू होगा NH न्यू। देखो यहां इसको हम चेंज कर सकते हैं HC/λ, क्योंकि C इक्वल क्या होता है? न्यू लैम्डा। यहां भी हम लिख सकते हैं NHC/, क्योंकि C इक्वल क्या होता है? न्यू लैम्डा। अब ये फॉर्मूला कैसे आ गया बेटा? ये जो है हमारा एनर्जी एक फोटोन का h न्यू है, तो दो फोटोन का क्या होगा? 2 × h न्यू। 3 का n फोटोन क्या होगा? ठीक है,
इस एनर्जी के लिए ये जो एनर्जी लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम। एनर्जी इक्वल क्या होता है? पावर इनटू टाइम। तो आपको समझ आएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहा था उसने? 3 पॉइंट कहा था। एक, लाइट क्या होता है? लाइट में फोटोन होता है, पार्टिकल होता है। हीट में भी पार्टिकल होता है, क्वांटम बोलते हैं। एक क्वांटम या एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है? E is equal to h nu। n फोटोन की एनर्जी क्या होती है? E is equal to h nu। Nu can be replaced by c upon lambda because c is equal to nu lambda। बीच में आप दिमाग में कंफ्यूजन मत डालो, क्योंकि आप फैक्ट देख रहे हो, फैक्ट पढ़ रहे हो। आप बीच में नहीं समझना शुरू कर दो कि ऐसा कैसे होता है, क्योंकि आपके लिए फोटोन को देखना मुश्किल है। समझ आया ना? नोट कर लिया ये? हो गया नोट बेटा? देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था फर्स्ट, और एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन बाय आइंस्टीन। किसने एक्सप्लेन किया था? क्या कहा इसने कि अगर हमारे पास कोई रिएक्टिव मेटल हो, सीथियम, इसमें हम लाइट फॉल करा रहे हैं, तो यहां से क्या निकलेगा हमारा? यहां से इसको स्ट्राइक कर कौन क्या कर रहा है? और यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? निकाल रहा है और मूव करा रहा है। इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? हाफ mv स्क्वायर। सुनो, ये जब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो मूव नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी होती है, वर्क फंक्शन उसको बोलते हैं, या आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है h nu नॉट, या फॉर्मूला होता है hc अपॉन लैम्डा नॉट। पहले फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं एनर्जी का, जो पहले नहीं प्लैंक्स में पढ़ा है, वही आ गया E इक्वल टू h nu नॉट। या अब न्यू नॉट क्यों बोल रहे हैं? न्यू नॉट और लैम्डा नॉट इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो फोटोन है इसकी भी एनर्जी को हमें एक्सप्रेस करना है, तो ये होता है h nu। अब ये न्यू और न्यू नॉट है दोनों फ्रीक्वेंसी, लेकिन दोनों की डिफरेंट मीनिंग है। क्या मीनिंग है? ये तो न्यू है, फोटोन की का फ्रीक्वेंसी है, और ये न्यू नॉट क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो हम पहले इसको फॉर्मूला देखें कि क्या यहां तुम्हारा ऐसा हो रहा है कि एनर्जी ऑफ, देखो इस लाइन में ध्यान रखना जरा, एनर्जी ऑफ फोटोन दो पार्ट में आरुष बट रहा है। एक तो वर्क फंक्शन में और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ। तो इसका मतलब क्या हो गया है? एनर्जी ऑफ फोटोन तो h nu होता है, ये क्या होता है? h nu नॉट प्लस क्या होगा? वी कैन राइट दिस h c अपॉन लैम्डा, h c अपॉन लैम्डा नॉट प्लस ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला। मतलब फोटोन जो हमने स्ट्राइक करवाया है, दैट इज डूइंग टू काइंड ऑफ वर्क। फर्स्ट, इट इज रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, means doing work against the attraction of nucleus। न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है इलेक्ट्रॉन निकालने में, और दूसरा क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा है। समझ आ गया? 2 पार्ट में कैसे हो गया? अब हम देखते हैं कि ये न्यू नॉट ये सब क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट
it is the minimum frequency of radiation required to just remove an electron from the given metal surface. आप लोग देखो इस फिगर को देख के, डायग्राम जो है उसको देख के हम बोल सकते हैं ना कि कोई पूछे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज द फेनोमेनन इन विच लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी falls on a given metal surface and it remove the electron and also move the electron with some kinetic energy half mv square. मतलब लाइट जो फोटोन है, लाइट में फोटोन फॉल करेगा मेटल सरफेस पे और क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और साथ में क्या कराएगा, मूव कराएगा। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? फिर सिंपल मीनिंग में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटोन से इलेक्ट्रॉन को निकालने को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक। क्या फोटोन से इलेक्ट्रॉन कहां से निकालते हैं? मेटल सरफेस, और वो भी मेटल जो होना चाहिए रिएक्टिव होना चाहिए। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इजीली हम देख सकते हैं सोडियम में, पोटेशियम में, सीजियम में। ये नहीं कि आयरन में, प्लैटिनम में देख लेंगे, वहां हो सकता है, लेकिन लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी जो होता है, समझा? यहां आपका लिखा हुआ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये लिखा हुआ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसकी जगह लिखते हैं क्रिटिकल वेवलेंथ, क्या लिखते हैं? लैम्डा नॉट, यहां हम लिखेंगे इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ of radiation required to just remove an electron from the given metal surface। कहां चेंज कर देंगे हम? यहां क्या आ जाएगा? क्रिटिकल वेवलेंथ, सिंबल क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट। मतलब लिख दूं मैं यहां पे क्रिटिकल वेवलेंथ लैम्डा नॉट। क्या इसकी डेफिनेशन यहां से बना लोगे? क्या बनाओगे? इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन टू जस्ट remove an electron from the given। देखो यहां बार बार लिख रहा हूं मैं गिवन मेटल सरफेस, मतलब पर्टिकुलर मेटल होना चाहिए। आप अपने लोहे के गेट में टॉर्च जला के इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर दें, क्योंकि लोहे का जो वर्क फंक्शन है आयोनाइजेशन ज्यादा है, वहां से मेरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। किससे निकलेगा? सीजियम से, पोटेशियम, लैब में कराना था सीजियम से, पोटेशियम से, और वो भी हम नहीं करा सकते लैब में, इसे लैब में नहीं करा सकते कि तुमने पढ़ा है कि सोडियम को जैसे ही बाहर रखते तो आग लग जाती है, तो हम कैसे कराएंगे भाई? हमें तो वहां कराना पड़ेगा जहां से उसमें वो एयर ना हो, समझ ना? एयर जैसे आएगा सीजियम पोटेशियम रिएक्ट कर जाएगा। तो हमें अभी कराने का इस एज में मत सोचो, जब आप जाओगे आगे रिसर्च वगैरह में तो कर सकते हो आप, जैसे हर्ट ने करके देखा था, आइंस्टाइन ने करके देखा था। बात समझ आ रही ना?
साइंस के बच्चे की एक ही ख्वाहिश बहुत बुरी होती है कि हम कर सकते हैं क्या? नहीं, हम केमिकल्स को इधर उधर हैंडल कर सकते हैं, रेडिएशन को नहीं। समझाया ना? नोट कर लिया? हो गया नोट? किसकी? होगी, और बैठो बैठो बाहर बैठो। हाँ, नोट कर लिया? देखो हमारा है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इसको आप सिंपली देख लो कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इनको क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं, KLM। इनको हम बोलते हैं शेल, या बोलते हैं एनर्जी लेवल, या बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट KLM या 1 2 3, आजकल 1 2 3 बोलते हैं, ठीक है? इसमें फॉर्मूला ऐसा कि अगर हम एनर्जी निकालना चाहते हैं एन शेल में, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? -2.18 -18 Z² अपॉन जूल पर एटम। EN क्या है? EN है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth शेल। सेकेंड है, अगर रेडियस निकालना चाहते हैं, रेडियस ऑफ nth शेल, तो ये हो गया हमारा Rn इज इक्वल टू 52.9 n² अपॉन Z पिकोमीटर। देखो एक शेल है हमारे पास N1, दूसरा है N2। इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला गया, इसमें चला गया N1 से N2 में। तो बेटा एक शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर लोअर से हायर में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, और हायर से लोअर में आएगा क्या करेगा? रिलीज करेगा एनर्जी। तो ये चेंज इन एनर्जी निकालना है अगर हमें, चेंज इन एनर्जी, तो डेल्टा E इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास 2.18 × 10⁻⁸ Z² 1/n1² - 1/n2²। हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सेकेंड शेल से फिफ्थ शेल में जा रहा है, तो N1 हमारा 2 हो गया, N2 क्या हो गया? 5 हो गया। समझ आ गया ना? देखो अगर 5 से 2 में आ रहा है तो N1 5 होगा, N2 क्या होगा? 2 होगा। इस केस में हमारा -1 आंसर आएगा। अगर निगेटिव आंसर आ रहा है तो घबराना नहीं है, निगेटिव आंसर आ रहा है अगर इसका, तो
तो एनर्जी रिलीज, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एनर्जी, तो माइनस प्लस से घबराना नहीं, मैग्नीट्यूड देखना है कितनी एनर्जी है। जानते हो अगर डेल्टा ही निकल जाएगा हमारा, तो डेल्टा ही निकल जाएगा तो हम लगा देंगे एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा। तो इससे हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकाल सकते हैं। चलिए देखो, N1 से N2 में गया तो पूछेगा कि फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। N1 से N2 ले जाने में कौन सी लाइट यूज हो रही है? लाइट से कराएंगे हम, एनर्जी से कराएंगे। लाइट का मतलब देखो, लाइट में बोल रहा हूं, इसका मतलब लाइट में गामा रे हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, समझ रहे ना? तो यहां से ऊपर जा रहा है वो, ठीक है ना? जनरली लाइट से बहुत ज्यादा ये ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइट से कैसे होता है? देखो, अगर मान लो कि तुम्हें कॉपर सल्फेट ब्लू दिख रहा है, तो इसलिए ब्लू दिख रहा है कि जैसे ही लाइट फॉल करती है, डी जो ऑर्बिटल होता है उसका दो सेट में होता है। एक में 3 ऑर्बिटल होता है, T2G बोलते हैं, एक का 2 ऑर्बिटल होता है, EG बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जाता है, तो बाकी सारी लाइटें अब्सॉर्ब करता है, किसको छोड़ता है? ब्लू को। तुमने समझाया कॉपर सल्फेट क्यों ब्लू दिख रहा है? अंधेरे में कहां दिखेगा? लाइट रहा दो, देखो तो क्या है? कुछ नहीं, डार्क दिखेगा। सब खेल किसका है? लाइट का है। लाइट फॉल करेगी तभी रंग दिखेगा। आया समझ? ये रब करो। इस थ्योरी को आप टिपिकल वे में ना लें। ये ले कि भाई बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, यूं ही घूमेगा। एनर्जी होगी तो उसकी, तो एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला है? -2.18 × 10⁻⁻18 Z²/n²। अब इलेक्ट्रॉन हो सकता है पहले शेल से दूसरे शेल में चला जाए। आप जानते हो, आपके पेपर में दे दिया था मैंने कि न्यूट्रॉन क्या नाम है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है माइनस, दोनों मिलकर क्या बना देगा? न्यूट्रॉन न्यूट्रल बना देगा। ये जानते हो एक फेनोमेनन होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैप्चर। कई एलिमेंट में ऐसा होता है कि के शेल वाला इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है और न्यूक्लियस उसके पास ही होता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है? के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करेगा तो कौन उसमें इन्वॉल्व रहेगा? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को करके और क्या बना देगा? न्यूट्रॉन। और जानते हो जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा के शेल में, न्यूक्लियस में गया, तो एनर्जी लूज करेगा, ठीक है ना? एनर्जी लूज करेगा। जनरली एक्सरे में एनर्जी लूज करता है, मतलब उसमें से एक्सरे निकलेगा। क्या निकलेगा उसमें? समझ आया? के कैप्चर का क्या मतलब होता है? कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जाएगा? के शेल से न्यूक्लियस। मान लो, लेट अस कंसीडर कोई घर से बच्चा रूठ गया है। मान लो एक नीति रूठ गया है और रूठ गया है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। इसका के कैप्चर तो होगा ही होगा। के समझ लो किचन, या तो चोरी से खा ले या हार के फिर जाके खा ले। तो न्यूक्लियस में जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से क्या निकल रहा है? न्यूक्लियस किचन है ना, क्या निकल रहा है वहां से? फूड निकल रहा है। समझ रहे हो ना? कितने दिन बर्दाश्त करेगा भाई? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बाद में मांग के तो खा ही लेगा ही। समझ आ गया? अब आप देखो, ये रब कर दो ना। देखो, पर जब स्टूडेंट परेशान तब होता है जब उसको बोला जा रहा है के कैप्चर होता है भाई, इलेक्ट्रॉन के से इसमें आता नहीं, तो देखना चाहता है अरे क्या बात कर रहे हो आप? लाइट तुम्हारे सामने घूम रही है, कहां प्रोटॉन देख पा रहे हो?
समझ रहे हो ना? सबको एक्सपेरिमेंट के बेस पे मत लो, ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया तब तो निकाला गया है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि एंगुलर मोमेंटम of electron in a given orbit is an integral multiple of h upon 2 pi। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr nh upon 2 pi। तो हमें अगर कहता है कि इलेक्ट्रॉन निकालो, तो ये इलेक्ट्रॉन का रहा है एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो हमें वी शुड नॉट यूज दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को हमें यूज नहीं करना। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अगर सेकंड सेल में बोलता तो बताओ क्या हो जाएगा? 2 into h upon 2 pi। थर्ड सेल में 3h upon 2 है, क्योंकि यहां हमें चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए यहाँ पे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या चाहिए? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो हम इसके चक्कर में नहीं पड़ेगा, हम किससे निकालेंगे? क्योंकि h की वैल्यू हमें पता है। अब पाई की वैल्यू नहीं पता हो तो थोड़ा पास वाले से पूछ लेंगे, 9th के बच्चे जो बैठे होते हैं कि पाई कितना होता है। और पूछा कभी तो बताता कितना होता है? 22.7 या 3.1। अब तुम्हें पता है 22/7 और 3.14 एक ही बात है। लेकिन हम छोटी क्लास में पूछते रहते टीचर से क्या लेना है, टीचर लिखते हैं ये यूज करो, कुछ नहीं होता, हमारी मर्जी है, कुछ भी हम ले सकते हैं। क्योंकि 22 में 7 से डिवाइड करो कितना आता है? 3.14। आगे बहुत नंबर आते हैं, लोग उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। समझ आया? वो पाई इज इक्वल 22/7 स्पेशल इसलिए रखा होता है कि रेडियस 7 का मल्टीपल होता है, वो कट जाता है। जब भी 7 का मल्टीपल रेडियस होगा ना तो वो दे देगा पाई 22/7। नहीं होगा तो क्या कर देगा? 3.1। बस इतना ही किया, ठीक है? ये रब कर दूं। एक और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ले लें इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n² होता है। तो बताओ सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो जाएंगे। अब आप देख इसको कुछ थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब हो जाएगा, छोड़ो बताना कितना होगा। 18 हो जाएगा। फोर्थ में समझ आ गया ना? रब कर दो, रब कर दो ना। ये था हमारा बोर्ड्स मॉडल। देखो ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसमें इन्वॉल्व है डी प्रॉब्लम इक्वेशन। ये कहता है कि कुछ भी पार्टिकल मूव कराओ, जैसे कुछ भी क्रिकेट बॉल मूव कराओ तो ऐसे मूव करता है। मतलब कहता है कि एनी पार्टिकल in motion has wave nature। तो तुम देख रहे हो कि एक पार्टिकल नेचर और दूसरा कौन सा है? तो कितने नेचर हो गए? 2। तो ड्यूअल नेचर हो गया, ठीक है ना? हिंदी में लोग यूज कर लेते हैं इसको, लेकिन बड़ा खराब शब्द है उसका, ड्यूअल नेचर का। ड्यूअल का जो है ना खराब है शब्द। ये दोस्तों में कभी कभी बोल देते हैं।
जब कुछ कोई बात करके मुकर जाता है, या हमसे दोस्ती करके दूसरे से दोस्ती कर लेता है, यही होता है। दो नेचर है इसके पास। और जानते हो यही ना एसिड बेस के केस में उसका दूसरा वर्ड है एम्फोटरिक। एसिडिक नेचर भी है और बेसिक नेचर भी है, दो नेचर है ना उसका। तो इसी तरह यहाँ दो नेचर है। कौन कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। तो बताओ पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर का वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? h अपॉन mv। m क्या है? मास। और v क्या है? वेलोसिटी। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। h की वैल्यू क्या है? -34 जूल सेकंड। तो तुम लोगों को डी ब्रॉगली का पता चल गया। और डी ब्रॉगली, अब सोचो जरा, क्या हम ये लिख सकते हैं h अपॉन p? क्योंकि p होता है मोमेंटम। अब मोमेंटम इज इक्वल टू p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इसके कुछ और भी फॉर्मूला है। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू k। एक और फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू द 1.6 into 10⁻90 जूल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का रिलेशन होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मतलब चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज इनटू और चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे रखा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या रख दिया? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पढ़ा ना? V इनटू W इज इक्वल टू V इनटू Q। डी ब्रॉगली, और सुनो, जब हमारा डी ब्रॉगली है, लैम्डा है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो माइक्रोस्कोपिक के लिए, कम मास के लिए वैलिड है। अगर कम मास होगा तो लैम्डा क्या होगा? ज्यादा होगा। और ज्यादा मास होगा तो लैम्डा क्या होगा? कम होगा। तो हम सोचते हैं ट्रेन जो चल रही है वेव में चल रही है। नहीं, ट्रेन वेव में चल रही है, थ्योरी है, लेकिन ट्रेन का वेव हमें नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? उसका मास जो बहुत ज्यादा है, तो लैम्डा क्या होगा? बहुत ही कम आएगा। डी ब्रॉगली ने कहा बेटा अर्थ मूव कर रही हो, ये क्या नाम है, मून मूव कर रहा है, ट्रेन, एरोप्लेन सब मूव कर रहे हैं वेव में। लेकिन बाद में एनालाइज किया गया कि वेव में ठीक है मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन वेवलेंथ कौन कंसीडर कर सकते हैं, कौन सा कंसीडर नहीं कर सकते? कौन सा कंसीडर करेगा? जब मास छोटा होगा तो लैम्डा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो किसके लिए वैलिड है? माइक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड है। और किसके लिए वैलिड नहीं है? मैक्रोस्कोपिक। समझा ना? ये नहीं कि हम बैटिंग कर रहे हैं तो घबरा जाएंगे, वेव की तरह आएगा बॉल। वेव की तरह बॉल नहीं आएगी, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या है? बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। अब ये भी नहीं कि हम स्पिन भुला जाएंगे, स्पिन जो कर जाती है बॉल और पीछे से आ जाती है, तो क्या नाम है, आगे से या पीछे से भूल जाती है। मुरलीधरन करता था, मुरलीधरन या वो शेन वॉट रख कर दो। देखो हीजेनबर्ग ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है ऐसे और हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ओ पॉइंट से, ओरिजिन से, तो बेटा डिस्टेंस इसका सही नहीं मिलेगा। x प्लस
x प्लस माइनस क्या मिलेगा, डेल्टा x। और जो इसका वेलोसिटी है वो v नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, प्लस माइनस डेल्टा v। तो ये जो है ये हमारा क्या है, अनसर्टेनिटी, या क्या बोलते हैं इसको, एरर इन पोजीशन, और डेल्टा भी है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। मतलब हमारा ये हो गया कि बोथ पोजीशन एंड momentum of electron like particles cannot be determined accurately simultaneously। अगर तुम में से जो चश्मा डालता, चश्मा उतार दो, उसको घर में उसको क्या नजर आता है, सही नजर आता है। तो आप सोचो जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उसको देखने के लिए आपको चश्मे की जरूरत है। हाइड्रोजन चाहे हम लोग मिलके इलेक्ट्रॉन को बिना चश्मा का देख रहे हैं तो वो तो सही तरह दिखेगा नहीं। इवन हम माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या यूज कर रहे हैं, तब भी हमें सही तरह से नहीं दिखेगा। समझ आया? प्रॉब्लम क्या आती है कि देखने के लिए जब लाइट भेजोगे ना, लाइट में फोटोन होता है, फोटोन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या बदल देगा, बदल देगा। तुम लोग समझ रहे हो कि हमने पावरफुल लाइट यूज किया, माइक्रोस्कोप यूज किया देखने के लिए, तो प्रॉब्लम हमने ही क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया कि लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी जब हमने यूज किया तो उसकी एनर्जी हो जाता है, वो जाएगा किससे टकरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन से। उसका फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा और इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। एक और थ्योरी है कि इलेक्ट्रॉन डायमेंशनलेस होता है, मतलब समथिंग कुछ नहीं होता, वो डायमेंशनलेस, लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ नहीं होती, तो इसको उसको देखना मुश्किल हमारे लिए। समझा गया? अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन h/4 डेल्टा P हमारा हो गया m डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन h/4। बेटा डेल्टा एक्स मैंने बताया ना क्या होता है, क्या होता है, डेल्टा एक्स होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा P क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और डेल्टा P क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। समझ आ गया? ये भी थ्योरी, हिजेनबर्ग की थ्योरी किसके लिए वैलिड है, इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल की। किसके लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड नहीं है, क्रिकेट बॉल इन सब के लिए वैलिड नहीं है, ट्रेन बस इसके लिए वैलिड नहीं है। हम उसको सही तरह देख लेते हैं, ठीक है? मतलब दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, नॉट टू मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तेरा कर दूं? देखिए बेटा, एक ऑर्बिटल जो होता है S होता है, P होता है, D होता है और F होता है, G होता है, H होता है। इनको नहीं हम ऑपरेट करते, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कितना होता है 10, इसमें कितना होता है 14, इसमें कितना होता है 18, 4 से बढ़ेगा, ठीक है ना? S ऑर्बिटल को हम
वैसे कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। p ऑर्बिटल तीन होते हैं, px, py और pz। p हो गया px, p हो गया py और p हो गया pz। इसी तरह d ऑर्बिटल होता है। d में कितने होते हैं, dxy होता है, dx स्क्वायर y स्क्वायर होता है, बीच में dz स्क्वायर होता है। ये होता है dxz, ये होता है dyz। इसका डायग्राम आप बनाना बुक से देख के, ठीक है ना, तो टाइम लगेगा बनाने में। एक ऑर्बिटल में 7 होते हैं, कितने होते हैं, 7। इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो इसमें कितने होंगे, 7। एक ऑर्बिटल में 7 होगा तो g में कितना होगा, 9। h में कितना होगा, देखो फ्यूचर में कभी आएगा, ठीक है ना। ये जेन जी घूम रहा है ना, ये जेन जी के जो जनरेशन आएगा, न्यू जनरेशन जेन जी का, जेन ए आ जाएगा, तो उनको पढ़ने को मिलेगा। कौन सा, एफ जी ऑर्बिटल और एच ऑर्बिटल के बारे में। और समझ रहा है, ये रब कर दो। रब कर दो। बच्चे पूछते हैं, कल ही मुझसे पूछ रहे थे कि सर डी ऑर्बिटल का बनाना है क्या। अरे यार कैसे तुम, एक नया, किसी में तो ये डायग्राम आया, इसका तो स्पेक्ट्रम होता पूछेगा नहीं, टी का डबल डम्बल होता तो पूछेगा नहीं, टी का क्या होता है डबल डम्बल तो वही पूछेगा, एफ का कॉम्प्लिकेटेड है तो वो पूछता नहीं है, क्या पूछेगा तुमसे। तो बताओ ना, जब 10th में तुम पढ़ रहे थे तो किसके डायग्राम को बार बार पूछते थे, हार्ट आएगा क्या, हार्ट का डायग्राम आएगा क्या, और पूछते पूछते पेपर आ जाता था, लेकिन बनाना नहीं आता था। क्या था, लेवलिंग। क्योंकि सबको पता है कि हार्ट कौन बनाएगा भाई, हार्ट तो पेंटर ही कोई बनाएगा, बढ़िया पेंटिंग और करने वाला। फिर अब कर दूं, देखो ऑफ प्रिंसिपल होता है, ये क्या करता है, 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में फील होता है, फिर हाई एनर्जी में फील होता है। ये हमें बताएगा लोअर कौन सा, हाई कौन सा है। क्या कहेगा ये, सुनो जरा, हमारे पास एटॉमिक नंबर 114 है, क्या है, इसका पता क्या नाम है, क्वाडियम, क्योंकि वो अन बोलते हैं, तो 4 को क्या बोलते हैं, क्वाड, तो अन क्वाडियम। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जरा ध्यान से सुनो। हम लिखेंगे पहले कौन सा लेंगे बताओ, 1s2। तो हम देख ले कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, चलो लिखता हूं 1s2, बताना तुम उसके बाद क्या लिखना है, 2s2, उसके बाद 2p6 के बाद 3s2 के बाद 3p6 के बाद 4s2 के बाद। अब तुम लोग बताओ कि ये 4s2 पहले आया, 3d 10 बाद में आया, सबको समझ आ रहा है, क्योंकि 4s की कम एनर्जी होती है, 3d की ज्यादा एनर्जी होती है।
इन्होंने नहीं किया हुआ है सही तरह से, ध्यान दो। अब बताओ 3D के बाद 3D के बाद क्या है? 4p6 4p के बाद 5s2 5s2 के बाद 4d10 4d10 के बाद 5p6 5p6 के बाद 6s2 6s2 के बाद 4f14 4f14 के बाद 5d10 5d10 के बाद 6p6 6p6 के बाद 7s2 7s2 के बाद 5f14 5f14 के बाद 6d10 6d10 के बाद 7p2 यही खत्म हो जाएगा भाई। हमें अपने तरफ से कुछ नहीं करना, वो एनर्जी जो है ना, किसकी एनर्जी कम है उसके बाद ज्यादा है, उसके बाद ज्यादा, उसमें बढ़ते चले जाना है। समझ आ गया? हम अपनी तरफ से मनमानी करेंगे, 3p पहले आएगा 2s बाद में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो एनर्जी का ये बनाया गया है रूल ऑफ मतलब बिल्डिंग अप, मतलब हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स। ऑब्बो का मतलब है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन ऑर्बिटल्स। इट इज नॉट नेम ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम नहीं है। समझा? ऐसे भी कह सकते हैं हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऑब्बो प्रिंसिपल। ठीक है? कहीं भी तुम्हें D4 आए तो D5 कर देना है, D9 आए तो D10 कर देना है। अब तुम लोग क्रोमियम 24 का लिखो और कॉपर 29 का लिखो, जल्दी लिखो। आपको पता है ना कि S में मैक्सिमम कितना हो सकता है? S में 2, P में 6, D में 10, F में 14, ये याद रखना है। अगर क्रोमियम का लिखा आपने तो एक बार देखो, मैं लिखता हूं क्रोमियम पहले कौन सा ऑर्बिटल गया? 1s 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 4s2 आएगा तो 1 कर देंगे और 3d 5 कर देंगे। जानते हो, देखो यहां से लेके यहां तक आर्गन होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आर्गन 18, अरेंज कर देंगे उल्टा 3d5 4s1 की कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन 18 का कॉन्फ़िगरेशन कहां तक होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक आर्गन होता है, तो आर्गन लिख दिया। नी0 गैस, नोबल गैस, छोटा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। समझ आया? अब कॉपर का लिखो तुम लोग, कॉपर का लिखा तो क्या लिखा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d। S से इलेक्ट्रॉन D में चले गए, क्या हो जाएगा ये? आर्गन, आर्गन के बाद क्या हो जाएगा? आर्गन तो यहां तक हो गया 3d10 4s1। ठीक है? समझ आ गया? अब हम आते हैं क्वांटम नंबर। बताओ, इसको रब कर दूं? रब कर दो बेटा।
quantum number, a set of 4 numbers are applied to determine energy, shape, orientation, etc. of orbitals. सेट थ्योरी पढ़ा है भाई, तो सेट ऑफ 4 नंबर्स, पहला कौन सा नंबर है, पहला कौन सा है, प्रिंसिपल सिंबल होता है इसका एन। ये क्या बताएगा हमें, describes पहला number of shells in an atom। शेल क्या होता है, 1 2 3 4 so on। अगर हमसे पूछा जाए कि if electron is या इलेक्ट्रॉन हैज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, तो हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन 4th शेल में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो कौन से शेल में, 3rd शेल में। सिंपल सा है। जैसे तुमसे पूछा जाए कि स्टूडेंट जो है ना क्लास 11 में है, क्या मतलब है इसका, अब बेटा क्लास 11 के साथ रोल नंबर भी तो होता है, सेक्शन भी तो होता क्लास का। तो उसी तरह एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां है, किस हाल में, किस तरह मूव कर रहे हो, उनकी एनर्जी कितनी है, कौन से ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल का शेप क्या है, ये सब बताएगा। क्या बताएगा, कौन बताएगा, क्वांटम नंबर। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड बताएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, तो इसका फॉर्मूला था ना, E is equal to क्या, जूल पर इलेक्ट्रॉन। यहां जेड क्या है, जेड है एटॉमिक नंबर। और देखो ये फॉर्मूला जो लगता है ना, H के लिए, He+ के लिए, Li2+ के लिए एक्सेट्रा, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लगता है, सोडियम तो नहीं लेगा। N क्या है, नंबर ऑफ शेल, यहां होगा n²। नीचे लगा दो। तो तुम लोग बताओ हमें कितने क्वांटम नंबर पढ़ने हैं भाई, 4 पढ़ने हैं ना। तो पहला हम पढ़ रहे हैं, कौन सा क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं, कितने इंफॉर्मेशन मिले, 2, एक तो नंबर ऑफ शेल बताएगा, दूसरा क्या बता देगा, तीसरा रेडियस ऑफ ऑर्बिट बता देगा। Rn is equal to 52.9 n²/z पिकोमीटर। एंगुलर मोमेंटम बता देगा, mvr is equal to nh/2π, जो हमने बोर्ड में पढ़ा था, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता देगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन ऑर्बिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है n²। तो बताओ 4th ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे, 16। कैसे 4th ऑर्बिटल 16 होंगे भाई, 4 का स्क्वायर हो गया 16, समझ रहे हो तुम लोग। तो
तो 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा। अब जानते हो इसमें 1 होता है प्लस, इसमें कितना होता है 3, इसमें कितना होता है 5 और इसमें कितना होता है 7। ये नहीं हो गया 16। अभी तो बताया था कि s का एक बॉक्स होता है, p के कितने बॉक्स होते हैं 3, d के कितने बॉक्स होते हैं 5 और f के कितने होते हैं 7। तो 16 हो गया ना टोटल मिला के। तो डायरेक्टली हम निकाल लें n स्क्वायर करके। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू होता है 2n स्क्वायर। तो पढ़ चुके हैं ना 2n स्क्वायर। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सेकेंड ऑर्बिट में 8 होंगे। पढ़ चुके ना हम। अब हमारा एक प्रिंसिपल क्वांटम हो गया। नोट कर लिया। रब कर दो। देखो दूसरा क्वांटम हमारा है एजीम्यूथल। एजीम्यूथल को एंगुलर में बोलते हैं, एंगुलर या बोलते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसका सिंबल होता है n। n इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 0 to n-1। क्या बताता है इंफॉर्मेशन गिवन बाय L। पहला ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बताता है। n प्लस l होता है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है n प्लस l। n प्लस l रूल भी बोलते हैं इसको। तो तुम लोग बताओ कि 3d ऑर्बिटल है और 4s ऑर्बिटल है, फटाफट बताओ। और ये ध्यान रखना कि l इज इक्वल टू 0 तो s ऑर्बिटल होता है, l इज इक्वल टू 1 तो p ऑर्बिटल होता है, l इज इक्वल टू 2 तो d ऑर्बिटल होता है, l इज इक्वल 3 तो f ऑर्बिटल होता है। तो बताओ 3d के लिए n प्लस l क्या आएगा, क्या आएगा n प्लस l इसके लिए 3 प्लस बताओ 2 कितना आ जाएगा 5। यहाँ क्या आएगा कितना आएगा। तो इससे हमें पता चल गया ना कि एनर्जी ऑफ 3d ग्रेटर देन 4s। तो हमें 2 ऑर्बिटल दिया हुआ है तो हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर n प्लस l वैल्यू सेम आ जाए तो जिसके n की वैल्यू ज्यादा होती है उसी ज्यादा एनर्जी होती है। मतलब अगर तुम्हारे को आ गया 4p और 3d, ध्यान से देखना आगे बताओ 4p n प्लस l 4 प्लस 1 इज इक्वल टू और यहाँ 3 प्लस 2 इक्वल टू किसकी एनर्जी ज्यादा होगी 4p की एनर्जी 4p ग्रेटर देन एनर्जी 3d। क्यों 4p की एनर्जी ज्यादा हो गई, तो इसके n की वैल्यू ज्यादा है। भाई निकालेंगे तो कम ज्यादा एक तो आएगा, तो उसको तो पता नहीं जाएगा किसका कम है किसका ज्यादा है। एक हमारा केस है कि इक्वल है, तो आप किसको मानेंगे। एक क्वेश्चन दिया था ना पेपर में, कई बच्चों ने 3d लिख दिया है, क्या होना चाहिए था उसका आंसर 4p। ये टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल बताता है हमें, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। और अभी बता दिया है कि l इज इक्वल टू 0 तो कौन सा ऑर्बिटल l, l इज इक्वल टू s, n इज इक्वल टू 1 तो कौन सा ऑर्बिटल p, l इज इक्वल टू 2 तो कौन सा d, और l इज इक्वल टू 3 तो कौन सा f ऑर्बिटल। ठीक है, नोट कर ले तो बताओ क्या।
मिटा दो बेटा। अब हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और आ गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ml इज इक्वल टू -L 2 + S। क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमसे हमें इससे? एक ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। देखो अगर L इज इक्वल टू 0 है s ऑर्बिटल के लिए तो हम ml निकालेंगे तो 0 आएगा, तो इसका मतलब नो ओरिएंटेशन, मतलब क्या शेप है इसका? भाई स्फीयर जैसे घुमाओगे एक ही जगह दिखेगा वो। अगर L इज इक्वल टू 1 है तो p ऑर्बिटल है, तो ml निकालेंगे तो -1 से क्या आ जाएगा? +1, मतलब 3 ओरिएंटेशन हो गया, -1 0 1। इसीलिए p के 3 ऑर्बिटल है, एक px है, एक py है और एक pz है। मतलब सुनो ओरिएंटेशन क्या मतलब होता है? ये देखो ये वर्टिकल है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। तो दोनों में इसका मीनिंग अलग अलग है, मार्कर ही है, ये दोनों मीनिंग अलग अलग है। मान लो एक हमारे पास पाइप है, इस रूम में लाना है, तो रूम में लाने के लिए हम उसको वर्टिकल वे में लाएंगे कि हॉरिजॉन्टल वे में लाएंगे? कौन बोला वर्टिकल? दरवाजे से अंदर आ जाएगा। अगर 8 फुट है उसकी हाइट तो दरवाजे से आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने ओरिएंटेशन चेंज किया ना, ओरिएंटेशन का मतलब यही है। समझ आ गया? देखो तुम्हारे ग्रैंडफादर आ रहे हैं और तुमने ओरिएंटेशन क्या किया? अपना हॉरिजॉन्टल कर दिया, मतलब धरती पे गिर गए और पैर पकड़ लिया। अब दादाजी कितने खुश होंगे। और एक तुम जेंजी हो, जैसे ही दादाजी आए गले मिल गए, दादाजी मार के थप्पड़ खींच गए, ओरिएंटेशन चेंज हो गया ना? चेंज हो गया ना? तुम्हें से किसी के दादाजी हैं क्या? गले मिलकर देखा है क्या? आप ही हो ना? दो ओरिएंटेशन मिल रहे हो आप। तो एक्स एक्सिस में ओरिएंटेशन, वाई एक्सिस में ओरिएंटेशन, जेड एक्सिस में ओरिएंटेशन अलग अलग मीनिंग होती है। पी ऑर्बिटल जो एक्स एक्सिस के ओरिएंटेशन में वो क्या होगा? पी एक्स। वाई में क्या होगा? पी वाई। और जेड में क्या होगा? पी जेड होगा। देखो ये सेकंड बताता है कि जानते हो ये स्पेक्ट्रल लाइन है, ये जब मैग्नेटिक फील्ड में ये सब में जाता है टूट जाता है। तो एक होता है स्टार इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा होता है शीमैन इफेक्ट। शीमैन इफेक्ट ये होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मैग्नेटिक फील्ड। आप सिर्फ इतना बताओ, लाइट यहां से आ रही है, इसका रे दिख रहा है क्या? तो ये जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में टूट जाएगा तो हमें नॉर्मली नजर आ जाएगा।
कि उसके लिए प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन आए, हमें एक्सपेरिमेंट के लिए दिया जाए एपरेटस, तो हम वहां देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ नहीं दे सकते। ठीक है, ये तीनों ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैट्रिक क्वांटम नंबर, ये तीनों ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन है। किसके सॉल्यूशन है? लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर मिटाओ, इसको मिटाओ बेटा। देखो स्पिन क्वांटम नंबर इतना ही है, फोर्थ क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर ms होता है। और यहां हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर वाले को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और इसका जो ms होता है -12 +12, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। इसका जो ms होता है कितना होता है? +12। इसकी दो ही वैल्यू है। एंटी क्लॉकवाइज कितना है? -12। क्लॉकवाइज कितना है? +12। -12। ठीक है, देखिए आप देखिए, एक हर्ट्ज रूल है। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फेड first singly and then pair। मतलब अगर हमारे पास डी जेनरेट ऑर्बिटल है, p4 का है, और एक डी जेनरेट ऑर्बिटल है। डी जेनरेट का मतलब होता है इक्वल एनर्जी, इक्वल एनर्जी। तो हम इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगल भरेंगे, फिर अरे जो 15-16 साल के तुम हो गए हो, कभी कहीं फंक्शन में एक चेयर पे दो बैठे हो क्या? नहीं, मैं तो बैठा हूं। कब बैठते हैं? जब बड़े लोग बैठे होते हैं और तुम जाओगे तो क्या करेंगे? मतलब सोफे का जो नहीं होता उस पर बैठ जा, बैठ जा। क्योंकि उस टाइम क्या होती है? औकात कम होती है। तो पेयरिंग कब हो रहा है? मजबूरी में। पेयरिंग कब हो रहा है? एक चेयर पे दो लोग कैसे बैठ, ऐसा भी करते हैं कि दो चेयर को लगा देते हैं और तीन बैठ जाते हैं। तो ये मजबूरी में हो, पहले एक सिंगल भरेगा, फिर तुम लोग जिंदगी में अभी तक नहीं हुआ कि तुम्हें उठा के बाहर फेंक दिया गया घर से, उधर जाकर आउट ऑफ सो जाओ, चाहे नीचे फर्स्ट पर सो जाओ? नहीं हुआ अभी तक। मतलब शादी विवाह नहीं हुआ तुम्हारे घर में? अरे भाई, शादी विवाह तो घर के लोग को टेंट में सोना पड़ता है। नहीं हुआ तेरे साथ? मतलब तुम्हें एकदम से दिया गया पोस्ट कि आप आइए, फूफा जी चाहे जो भी है यहाँ बैठिए।
तुम लोग सुन लिया ना कि भाई इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर रहता है, बाद में पेयर होता है। समझ आया ना? कब कर दूं? Pauli's exclusion principle। ये कहता है no two electrons in an atom can have all the four quantum number same। ठीक है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। हीलियम है 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। देखो एक इलेक्ट्रॉन 1 का क्वांटम नंबर यहां से निकालते हैं। देखो क्वांटम नंबर ये ए वाला जो होगा ना, वो प्रिंसिपल क्वांटम 1 हो गया। L is equal to 0। तुम लोग समझ आ रहे हैं? वो 0 क्यों लिखा है? क्योंकि s ऑर्बिटल है, s में क्या होता है? 0। L 0 का तो m भी क्या होगा? 0। s is equal to क्या होगा इसका? प्लस r। ये T2 है, दूसरा इलेक्ट्रॉन। m तो 1 ही होगा, L is equal to 0 होगा, m is equal to 0 होगा, लेकिन s चेंज हो गया। क्या होगा? ms ml। तो कौन सा क्वांटम नंबर डिफरेंट हो गया? समझ आ गया? स्कूल के किसी क्लास में एक बच्चे का जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी जो पहचानने का है, वो एक दो बच्चे का सेम नहीं होता। देखो दो बच्चे का कहां तक सेम होता है? पेरेंट्स का नाम, ट्विंस है, पेरेंट्स का नाम, उम्र भी आसपास होगा। क्या डिफरेंट होगा? रोल नंबर। उसी तरह किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन का सारा क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। आया समझ में? ये हमारा पूरा चैप्टर था जो मेन हमें चाहिए। ये अगर हमें पता है, ये अगर हमें पता है, इसका मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें आता है।